दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2013 में पूछे गए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास खंड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम भारतीय इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत इतिहास खंड से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा 2013 में पूछे गए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? ऑप्शन है आपके पोएगई, तिरुज्ञान, पूडम और तिरुमंगई। तो सही उत्तर क्या है? तिरुज्ञान, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, पोएगई, पूडम और तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोग्गलान या सुभद्र? तो सही उत्तर है सुभद्र। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सूकर माधव भोज्य सामग्री खाने से ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर ये पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? यानी मौर्य काल में सीता का अर्थ क्या होता था? तो सही उत्तर है, मौर्य काल में सीता का अर्थ था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। याद रखिएगा, मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष के द्वारा होती थी। इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवद गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति? तो सही उत्तर, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है और ये मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लिखित है। इसके रचनाकार ऋषि विश्वामित्र हैं। तो याद रखिएगा, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में, नृत्य करते हुए, विश्राम करते हुए या ध्यानमग्न? तो सही उत्तर शिक्षक के रूप में। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु यानी शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान करते हुए माने गए हैं, ज्ञान प्रदान करते हुए, और इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? जो चीनी लेखक हैं, चीन के लेखक हैं, वो भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? फोकुओ की, इंतु, सियुकी या सीकिया पोनो? तो सही उत्तर इंतु, ऑप्शन बी। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इंतु तथा थियान्तु नाम से किया है। याद रखिएगा, चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख इंतु और थियान्तु नाम से किया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? तो उत्तर है एक खैराती अस्पताल। सल्तनत कालीन शासक फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा एक खैराती अस्पताल था, जिसमें लोगों के निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक? तो सही उत्तर इल्तुतमिश, ऑप्शन ए।
दोस्तों सल्तनत कालीन शासक इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी था, इसने उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका और तांबे का सिक्का जीतल जारी किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 3 सही है, एक आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए, पुनः जजिया कर लगाना फर्रुखसियर सही है, मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड सही है, सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक सही है, दास्ता का अंत मैल्कम ये आपका सही नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, फर्रुखसियर द्वारा पुनः जजिया कर आरोपित किया गया और सती प्रथा निषेध अधिनियम यानी बंगाल सती विनियमन 1839 लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा पारित किया गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान कर्नल फ्रांसिस फोर्ड के नेतृत्व में अप्रैल 1759 में राजमुंदरी और मसूलीपट्टनम पर अंग्रेजों ने अधिकार किया। मैल्कम एक अमेरिकी पादरी थे, इन्होंने भारत की यात्रा कर 1830 के दशक में दक्षिण भारत में दास्ता का ब्यौरा दिया है, परंतु दास्ता के अंत से उनका कोई नाम नहीं जुड़ा है। दास्ता का अंत 1843 में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब्दुल कादिर बदायूनी। याद रखिएगा, अकबर के शासनकाल में रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? देखिए, यहाँ पर विकल्प के आधार पर, कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, आसफ खां, खुर्रम, महावत खां और खुसरो में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, आपको बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर खुर्रम, महावत खां और खुसरो, यानी 2, 3 और 4। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया, जो कि 1606 में पराजित हुआ। 1623 में शाहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया और 1626 में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पीटरा डेला विला या एडवर्ड टेरी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। विलियम हॉकिंस जो है, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, ये जेम्स प्रथम के द्वारा नहीं बल्कि विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। तो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कौन आया था? याद रखिएगा, थॉमस रो, जो कि इस विकल्प में नहीं है। तो यहाँ पर इसका कोई भी उत्तर आपका सही नहीं होगा। आधुनिक भारत के इतिहास खंड से पूछे जाने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं, आपको बताना है। तो अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने पर सभी प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं के गिरफ्तार होने के बाद राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली आदि ने भूमिगत यानी अंडरग्राउंड रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। लेडी कैथरीन मेयो, ये मदर इंडिया इनकी कृति है। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, इनकी कृति है फ्रीडम एट मिडनाइट। राम मनोहर लोहिया की है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर 2, 1, 4, 3 यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी। तो सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा
अनुसमर्थित किया गया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों याद रखिएगा, मार्च 1940 में संपन्न मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था और मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला प्रश्न है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? आपको बताना है। तो तिनकठिया प्रथा, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। दोस्तों ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चंपारण में तिनकठिया प्रथा से अभिप्राय कृषकों को अपने भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती कराए जाने का जो है इससे संबंधित था। स्थानीय कृषक राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था और इसमें वो सफल हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो सही उत्तर कराची अधिवेशन 1931। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक या जन्मदाता हैं? तो सही उत्तर वेलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन ए। वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का अग्रदूत कहा है। तिलक शिरोल के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा लड़ने इंग्लैंड भी गए थे। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना आधार बनी थी किसकी? बताना है आपको। ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता के हस्तांतरण की, देश के विभाजन की या सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की? तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो दो विकल्प यहाँ पे सही आ रहे हैं। माउंटबेटन योजना सत्ता के हस्तांतरण और देश के विभाजन दोनों का आधार बनी थी। ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए उन्होंने इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 28 महीने, 29 महीने, 30 महीने या फिर 31 महीने? तो सही उत्तर 28 महीने, ऑप्शन ए। अंग्रेजी सरकार के साथ महीनों की जद्दोजहद के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 1935 के अधिनियम के तहत सरकार में आना स्वीकार कर लिया। जुलाई 1937 में विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जबकि अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न राजनीतिक संकटों के चलते त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार कांग्रेस का शासन कुल 28 माह तक चला था। तो याद रखिएगा, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कुल 28 माह चला था। अगले प्रश्न पर आते हैं, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? आपको बताना है। जस्टिस राणा डे, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या दयानंद सरस्वती? तो सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों याद रखिएगा, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ कहाँ पर, पुणे में की गई थी और 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में V.K. चिपलुंकर, V.G. तिलक, M.B. नामजोशी प्रमुख थे। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। जस्टिस राणा डे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। अगला प्रश्न है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? वर्ष आपको बताना है। तो सही उत्तर 1861 में। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी।
तो ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 नहीं 1862 में हुई थी, लेकिन निकटतम उत्तर के नाते इसको सही करना पड़ रहा है। आप जान लीजिए, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। तो सही उत्तर 1862 होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों, देखिए, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ऑप्शन है CR दास, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या TB सप्रू। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा TB सप्रू। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से वकालत करने वाले TB सप्रू यानी तेज बहादुर सप्रू थे। इस मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों के समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, सर शंकरन नायर या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर सर शंकरन नायर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो जघन्य हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में C शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? ऑप्शन है राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने। तो सही उत्तर सबसे पहले भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग तेज बहादुर सप्रू और MR जयकर ने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेट के लिए संविधान निर्माण के लिए एक प्रतिनिधि कॉन्फ्रेंस बुलाने की मांग की थी। प्रश्न में उनके साथ गोविंद वल्लभ पंत का नाम दिया गया है जो इससे संबंधित नहीं थे। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प C होगा, क्योंकि तेज बहादुर सप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले समिति जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे उसमें शामिल थे, जिसने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी थी। तो याद रखिएगा, ऐसे भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू हो जाएंगे। लेकिन आप जान लीजिए कि तेज बहादुर सप्रू और जयकर जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति में सदस्य होने के कारण ऑप्शन C आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2013 में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय इतिहास खंड से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।